हेलो माय डियर क्लैड एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लॉ प्रैप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल और उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बहुत अच्छे से हैं और आप अपना ध्यान रख रहे होंगे और आप अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स का ये सोचना भी है, ये उनका मानना भी है कि हाउ टू स्कोर इन जीके सेक्शन फुल मार्क्स, ये कैसे अचीव किया जाए क्लैट के एग्जाम में। हम कैसे जीके सेक्शंस में बहुत अच्छे तरीके से हम हमारे स्कोर करें और उसके बाद में ओवरऑल एग्जाम पर भी हम इसका अचीवमेंट देखें, यानी ओवरऑल मिलाकर के किस तरीके से हम हमारी जीके की प्रिपरेशन को करें कि जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और हमारे हर सेक्शंस में भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिले और ओवरऑल भी हमारी परफॉर्मेंस एक बेहतर तरीके से हमें देखने को मिले और कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी भी इसके अंदर हम बढ़ा सकें। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि क्लैट के अंदर 2027 और मैं ये सारे एस्पिरेंट्स के लिए भी बात करूंगा, यानी क्लैट 2027 एस्पिरेंट्स ही नहीं, हमारे वो एस्पिरेंट्स जो क्लैट 2028 के लिए भी टारगेट कर रहे हैं, ये उनके लिए भी ये एक तरीके से पूरा एक स्ट्रैटेजी होगा जिसको लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे जीके सेक्शंस में मार्क्स को इंप्रूव कर सके। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक, काफी इंफॉर्मेटिव आपको आज का ये सेशन देखने को मिलने वाला है और हम क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। क्लैट 2027 और क्लैट 2028 जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको सबसे पहली और बेसिक सी चीज क्या पता होनी चाहिए कि भाई इस सेक्शंस में इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जिनको पूछा जाता है एग्जाम के अंदर और उनका वेटेज कितना है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अंदर 5 हमारे सेक्शंस होते हैं। एक आरसी यानी इंग्लिश, उसके बाद सेकंड हमारा करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज विद द स्टैटिक डेटा, और यदि हम उसके वेटेज की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, तो 22 टू 26 यानी 20% का वेटेज है हमारा आरसी के अंदर। वहीं पे करंट अफेयर्स की बात करें तो 28 टू 32 क्वेश्चंस इस बार के क्लैट 2026 के अंदर हमें लीगल वाले सेक्शंस के अंदर भी जीके स्टैटिक के क्वेश्चंस हमें 6 टू 7 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं, तो 25% वेटेज एरिया आपको मिलेगा। वहीं पे लीगल रीजनिंग की बात करें तो 28 टू 32 क्वेश्चंस विद 25% वेटेज एरिया। वहीं पे लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, इस बार के सेक्शंस में हमें एलआर भी देखने को मिली है। 22 से 26 जो क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विथ द 20% वेटेज एरिया के साथ में। एंड द लास्ट वन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की बात करें, जिसके अंदर डीआई डेटा इंटरप्रिटेशंस क्वेश्चन जो है रिलेटेड पूछे जाते हैं। 10 टू 14 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 10% वेटेज एरिया के साथ में आता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन है इस एग्जाम का जिसमें इस तरीके से सेक्शंस को पूछा जाता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जीके में किस तरीके से हमारी अप्रोच रहने वाली है इस तरीके के वेटेज को लेकर के, यानी इस टाइप से यदि क्वेश्चंस आए 28 टू 32 क्वेश्चंस, और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि इस बार लीगल सेक्शंस में भी स्टैटिक कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पॉलिटी के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं 25% वेटेज एरिया के साथ में। तो हमारी अप्रोच कैसे रहेगी इसको लेकर के भी, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन द जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, कैसे हम अप्रोच करेंगे। कई सारे सवाल मन में चलते हैं, किस तरीके से हम अप्रोच करें, कैसे याद करें, क्योंकि हमारी जो स्ट्रैटेजी है कि हमें ये बताया गया कि हमें ये कवर करना चाहिए, हमें इस तरीके से पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें याद भी तो रखना है ताकि हमें वो क्वेश्चंस आते ही सामने आते ही हमें उसके आंसर्स लगे। तो इसको लेकर के बात करेंगे। तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या रही है कंसोर्शियम, क्लैट कंसोर्शियम की रिक्वायरमेंट, किस तरीके के
जोनर से, किस तरीके के एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप एनालाइज करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यदि हमें हमारी अगले क्लैड एग्जाम की स्ट्रैटेजी को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको पहली बेसिक स्टेप पता होनी चाहिए कि हमारे प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूं, ये क्लैड 2026 का क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट यहां पे लगाया है। यहां पे आप देखेंगे कि कौन से वो एरियाज थे जहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये आप देखेंगे, ये सेक्शन नंबर 3 था, ये किसी सेट पेपर का, उसका ये पहला आर्टिकल है। रिलेटेड टू दी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से भी आप इसे देख सकते हैं, बिकॉज क्योंकि यहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी थी, जिसको प्रेसिडेंट बनने के बाद में उन्होंने इंप्लीमेंट किया, 100 कंट्रीज के ऊपर इंप्लीमेंट किया, इंक्लूडिंग इंडिया, और इंडिया के ऊपर भी कितना टैरिफ लगाया गया, ये इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने पहला क्वेश्चन रिलेटेड इसी से पूछा है। यानी इस आर्टिकल को जब दिया गया, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आपको ये पेपर देखने को मिलता है, जिसमें जीके का भी पैटर्न आपको ये देखने को मिलेगा कि एक टॉपिक है और उससे रिलेटेड उसके 5 to 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक जीके बेस्ड आपको यहां पर देखने को मिलता है। ये पहला आर्टिकल है क्लैड 26 का, जो टैरिफ पॉलिसी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड यहां पे आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि पूछे गए हैं। अब इन्हें प्रिपेयर करना, फिर अगला आप आर्टिकल देखेंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा गया है। आजकल कंसोर्शियम जो है स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल को पूछ रहा है, जैसे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में भी पूछा गया था क्लैड एग्जाम के अंदर। फिर इसके बाद में पेरिस ओलंपिक के बारे में लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया। इस बार के एग्जाम की बात करेंगे तो इस बार चेस वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, और इस आर्टिकल से भी 5 क्वेश्चन रिलेटेड पूछे गए, इसके प्रेजेंट सिनेरियो से और इसके स्टैटिक डेटा से रिलेटेड। जैसे यहां पे आप देखेंगे, ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि भाई ये ओरिजिनेट कहां से हुआ है चेस का। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, हु वाज द फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन। फिर करंट अफेयर से रिलेटेड आपको यहां पे 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे पैटर्न्स को हमें फॉलो करने की जरूरत है कि क्या रिक्वायरमेंट रही है एग्जाम के अंदर इन दी जीके सेक्शंस। थर्ड आर्टिकल पे यदि हम बात करेंगे तो यहां पे पूछा गया है पहलगाम जो टेररिस्ट अटैक जो था, जो बड़ा चर्चा में था, बहुत ही मतलब एक तरीके से इंटरनेशनल रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट का ये पार्ट था कि पाकिस्तानी टेररिस्ट के द्वारा कहां पर अटैक किया जाता है, ऑन इंडिया अटैक किया जाता है पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए कि पहलगाम कहां पर सिचुएटेड है, मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा गया है, 1 लाइनर क्वेश्चन 1 वर्ड आंसर यहाँ पे लिए गए हैं। फिर उससे रिलेटेड बागा अटारी चेक पोस्ट कहां पर है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे 5 to 6 क्वेश्चंस आपको इस आर्टिकल से देखने को मिलेंगे। फिर अगले आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे एक ऐसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछा गया है, एक ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है जिसको हम एससीओ के नाम से जानते हैं। एससीओ से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी जब कोई समिट इंटरनेशनल लेवल पे हुई है या कोई ऐसी गैदरिंग हुई है जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में रही है, तो उसे भी इन्होंने टारगेट किया है, इन्होंने उसे भी हाईलाइटेड किया है और उससे रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। फिर एक ऐसा एक्सीडेंट जो पूरी दुनिया में चर्चा का टॉपिक रहा, जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश जो हुआ था इंटरनेशनल फ्लाइट, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पे भी 5 to 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे AI-171 फ्लाइट से रिलेटेड। तो ये क्लैड 2026 का क्वेश्चन पेपर था जिससे रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया। अब यहाँ पे बात हो रही है क्लैड उससे पहले के क्लैड के एग्जाम के बारे में बात करें।
5 का ये क्लैड एग्जाम का आपको आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का जो एक्ट पास किया गया था, विमेन्स रिजर्वेशन बिल, यहाँ इस एक्ट को से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 to 6 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड आप देखेंगे, मैंने आपको अभी कहा कि लास्ट ईयर चेस वर्ल्ड कप, देन फिर उसके बाद लास्ट टू लास्ट ईयर क्लैड 2025 की बात करें तो यहाँ पे पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर इसके बाद में अगला जो आर्टिकल है वो रिलेटेड है एक ऐसे मूवमेंट से जो गांधी जी के टाइम के मूवमेंट है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक रहा है, जिसको हमने पढ़ा है हमारी एनसीईआरटीज के अंदर, कई सारे एस्पिरेंट्स ने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो ये रिलेटेड पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री से, तो ये भी चीजें आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। तो मतलब क्या रिक्वायरमेंट रही है, ये मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं प्रीवियस ईयर्स के पेपर में। जैसे लास्ट जो पेपर रहा है क्लैट 2026 का, उसमें एससीओ समिट पूछी गई। उसके लास्ट ईयर की यदि मैं बात करूं क्लैट 2025 में, तो यहाँ पे ब्रिक्स समिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए, तो ब्रिक्स समिट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर उसके अलावा यदि हम बात करें क्लैट 2024, तो यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसाकर, यानी ये भी एक मॉडर्न हिस्ट्री का आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। लास्ट कॉन्जिक्यूटिवली 2 टाइम से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर इस बार थोड़ा सा पैटर्न क्या देखने को मिला है, तो ये एक ओवरऑल व्यू है इस चीज का कि आपको गो थ्रू करना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को, और उसके बेसिस पे हमारी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी। ऐसे कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से कॉमन एरिया हैं जहां से हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आप हर साल के पेपर में उठा करके देखेंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर में, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चंस आया है, ये आप देखने को मिलेगा। आपको कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड मामला आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम इस साल की बात करें तो इंडिया एंड पाकिस्तान पहलगाम अटैक पूछा गया था। इससे पहले इजराइल और हमास वाला टॉपिक जो था वो पूछा गया था। तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे। नेशनल इश्यूज से रिलेटेड आपको टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। जैसे इससे पहले वाले एग्जाम के बारे में बात करें तो G20 समिट पूछा गया था, यानी कॉन्जिक्यूटिवली लास्ट 3 ईयर से हम कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया एससीओ, उससे पहले पूछा गया ब्रिक्स, उससे पहले पूछा गया G20। तो कहीं ना कहीं हमारी यह अप्रोच होनी चाहिए कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रायोरिटी बेसिस पे कवर करना पड़ेगा, डिटेल में कवर करना पड़ेगा। उससे रिलेटेड कोई समिट हुई हो और उसके पास का भी आपको पता होना चाहिए, उसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर, उसके हेडक्वार्टर्स, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो आपकी पहली जो स्टेप होगी वो क्या होगी, यानी आपकी जो पहली सीढ़ी होगी आपके स्कोर को बढ़ाने में, उसके लिए आपको ये फोकस करना होगा कि प्रीवियस ईयर लास्ट 5 इयर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे गए। दूसरा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि इस सब्जेक्ट को, इस सेक्शंस को तैयार करने में बहुत बेसिक कंसेप्ट जो हमारा डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए वो है डेली रीडिंग न्यूज़पेपर, जो हमें डेली रूटीन का पार्ट बनाने की जरूरत है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये बनता है कि सर न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हैं, हमें कौन सा न्यूज़पेपर कवर करना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत में बाइलैंग्वेज आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको न्यूज़पेपर देखने को मिलेगा, लेकिन हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एग्जाम की रिक्वायरमेंट कौन सी लैंग्वेज। आपने अभी तक जितना भी एनालिसिस किया, जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे, कितने भी आर्टिकल्स देखे, सारे रिलेटेड हैं इंग्लिश लैंग्वेज से। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, हमें इसकी तैयारी किस भाषा में करनी है, तो इंग्लिश भाषा के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमें इस पे कमांड करनी पड़ेगी। डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से क्या फायदे हैं? डेली न्यूज़पेपर रीडिंग से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका करंट अफेयर्स तो प्रिपेयर हो ही रहा है।
दूसरा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड हो रही है, क्योंकि कोर्ट की जो भाषा है, चाहे आप हाई कोर्ट की बात करें, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट लैंग्वेज है, जो जो कम्युनिकेशन है, जो कन्वर्सेशन है, वो सारा आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलेगा। तो इससे जो चीजें हैं, जो कमांड है, वो आपकी होनी चाहिए। दूसरा, आपका आरसी वाला पार्ट भी इसके अंदर तैयार होता है, जिसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। देखिए, एक अकेले न्यूज़पेपर से आपका एक सेक्शंस प्रिपेयर नहीं हो रहा है, मल्टीपल सेक्शंस आपके प्रिपेयर हो रहे हैं। लीगल करंट अफेयर्स आपका तैयार होता है, यानी जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट का आता है, तो उसे आपको कवर करना है इसके अंदर, क्योंकि आपके लीगल करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ, लीगल जजमेंट से जुड़ा हुआ वो मामला होता है। फिर मैंने आपको बताया कि इससे आपकी इंग्लिश में कमांड होती है, लैंग्वेज पे कमांड होती है, वोकेबलरी तैयार होती है, वोकेब पर अच्छा कंट्रोल होता है, जो आपके इंग्लिश सेक्शंस में आपको फायदा देगा। और तीसरा, करंट अफेयर्स तो आपको प्रिपेयर करना ही है। फिर मैंने आपको कहा कि न्यूज़पेपर बहुत सारे होते हैं, न्यूज़पेपर कौन सा फॉलो करना है, तो मैंने कहा कि आपको ये देखना है कि आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट कौन सी लैंग्वेज की है, तो इंग्लिश लैंग्वेज। न्यूज़पेपर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने जो अभी तक एनालिसिस किया है इस एग्जाम का पैटर्न, उसमें कहीं ना कहीं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली है। यानी यहां से बहुत सारे आर्टिकल्स को डायरेक्टली कवर किया गया है, चाहे वो एडिटोरियल सेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी अदर पेजेस से रिलेटेड हो। तो आप द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी मोस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे आप द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? इसके अलावा न्यूज़पेपर बहुत बड़ा न्यूज़पेपर होता है सर, 16 टू 20 पेजेस का हमारा डेली न्यूज़पेपर होता है। तो क्या हमें पूरा न्यूज़पेपर कवर करने की जरूरत है? तो मैंने आपको यही अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को दिखा करके मैंने ये बताया कि इसमें एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है, कंसोर्शियम की रिक्वायरमेंट क्या है, वो हमसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहां पे आप फोकस करेंगे कि हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, मैंने पहला यहां पे मेंशन किया है, लीगल न्यूज एंड द जुडिशरी न्यूज, है ना, हाईएस्ट प्रायोरिटी बेसिस। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है, लीगल जजमेंट है, हाई कोर्ट का, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट का जो लीगल जजमेंट है, उसको यहां पे लैंडमार्क, वर्डिक्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच डिसीजन जो होता है, एंड पीएलआईज, है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड जो भी यहां पे मामले आपको देखने को मिलेंगे, उन्हें आपको कवर करना है। फिर इसके अलावा नेशनल एंड पॉलिटिकल अफेयर्स की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो होते हैं देश के अंदर, उससे रिलेटेड कोई मामला, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक डायरेक्टली आर्टिकल पूछा गया था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो वहां 2023 में भारत के एक स्पेशल सेशन जो कि पार्लियामेंट के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था, उसके अंदर इस कानून को पास किया गया कि भारत में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा सीटों के अंदर भी क्या दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम से रिलेटेड मेजर इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग द एजुकेशन, हेल्थ, डिजिटल इंडिया एंड द वेलफेयर, पर्टिकुलरली रेज द कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज, ये सारे आर्टिकल्स को आपको कवर करने चाहिए। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम की यदि हम बात करें, उस समय के क्लैट के एग्जाम की बात करें, तो उससे रिलेटेड, कोविड से रिलेटेड जो कि हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, वहां पे उस आर्टिकल से रिलेटेड 5 to 6 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए। इसके अलावा इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, इंडिया सेंट्रिक जो टॉपिक्स हैं, उनको भी हमें यहां पे कवर करना है। लाइक जैसे हमने क्लैट 26 के बारे में बात की कि टेररिस्ट अटैक पहलगाम के ऊपर होता है, तो ये टेररिस्ट कहां से आए, दुनिया को पता था कि पाकिस्तान से ये इंकर्जन होता है, पहलगाम पर अटैक होता है, और भारत पर इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है, टूरिस्ट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट पर। तो ये दुनिया में हाईलाइट हो जाता है कि भाई एक इतना बड़ा जो
घटना है वो होती है, ठीक है, एक अटैक जो है वो भारत के ऊपर होता है, तो इंडिया सेंट्रिक जो भी टॉपिक है इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड, उन्हें हमें कवर करना है। और ऐसी कुछ गैदरिंग वहां पे जहां पे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन हो, उन टॉपिक्स को भी हमें कवर करना है। लाइक यहाँ पे दिया गया है, देखिए मीटिंग्स की यदि हम बात करें, G20, ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड्स, एशियान, ऐसी बहुत सारी समिट्स हैं जिसके अंदर इंडिया पार्टिसिपेट करता है, इंडिया सेंट्रिक टॉपिक की बात करता है, तो ऐसे टॉपिक्स को हमें कवर करना है। और जैसा कि हमने अभी 3 जो एग्जाम पेपर देखें जिसमें G20, ब्रिक्स एंड एससीओ एंड सार्क जैसे ऑर्गेनाइजेशंस कवर किए गए, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और ऐसी समिट्स को हमें कवर करने की जरूरत है। एनवायरमेंटल पैक्ट्स, सीओपी जिन्हें हम बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज रिलेटेड टू दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज, क्लाइमेट चेंज समिट, इनसे रिलेटेड उन टॉपिक्स को हमें कवर करने की जरूरत है। यूएन रिजोल्यूशंस एंड द ट्रेड डील्स, जैसा कि अभी बहुत सारी ट्रेड डील्स हमारी कई सारे देशों के साथ में और कई सारे ग्रुप्स के साथ में नेगोशिएशन में चल रही है, कई के साथ में साइन हुई है, जैसे अभी रिसेंट में इंडिया और यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड डील को साइन किया गया। इसके अलावा इकोनॉमिक एंड बिजनेस न्यूज, बिल्कुल रिलेटेड टू दी इकोनॉमिकली न्यूज यदि हम बात करें, यूनियन बजट इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड, एवरी ईयर ये प्रेजेंट किया जाता है बजट सेशन के अंदर, तो ऐसे पॉइंट्स को हमें फोकस करने की जरूरत है। इसके अलावा आरबीआई और आरबीआई से जुड़ी जो पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज की बात करें, रेपो रेट, पॉलिसी रेट्स, इनसे जुड़े हुए जितने भी मामले हैं, उन न्यूज को हमें कवर करना है। ग्लोबल यदि हम इंडेक्सेस की बात करें, रैंकिंग की बात करें और इंडिया की रैंकिंग की यदि बात करें, तो ऐसे रैंक्स को हमें कवर करने की जरूरत है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी आर्टिकल्स पूछे गए हैं, खास करके स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड आर्टिकल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसरो के मिशंस, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे गगनयान मिशन है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, बहुत सारे पाइपलाइन मिशन, चंद्रयान 4 की बात की जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे मिशंस यहां पे कवर किए गए हैं। वहीं पे एनवायरमेंट रूलिंग की बात करें तो एनजीटी ने अभी हाल ही में क्लियरेंस दिया है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को, तो ऐसे एनवायरमेंटल टॉपिक्स को भी आपको कवर करने की जरूरत है। मिसलेनियस अवार्ड्स कैटेगरीज भी आपको तैयार करना है, क्योंकि कई बार ऐसे एग्जाम पूछ लिए जाते हैं क्लैट के अंदर और आए भी। तो ये वो एरियाज होंगे जिनको हमें कवर करने की जरूरत है न्यूज़पेपर के अंदर। यदि हम न्यूज़पेपर को डेली बेसिस पर हम कवर कर रहे हैं, और करना भी है, मैंडेटरी है, इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट भी है। इसके अलावा सर ठीक है, हमें पैटर्न तो पता चल गया है कि ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, ये एरियाज हमें कवर करने हैं, लेकिन इसके बाद क्या करना है। न्यूज़पेपर जब हम रीडिंग करेंगे डेली बेसिस पर, देखिए जब हम शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर की, तो कई सारे एस्पिरेंट्स का ये कहना होता है कि सर बहुत ज्यादा टाइम लगता है न्यूज़पेपर को रीडिंग करने में। तो देखिए जब भी आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें टाइम लगता ही है, लेकिन जब वो हैबिट में आ जाती है, आप हैबिचुअल हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, तो आपको वो टाइम बहुत कम होने लग जाता है। यानी जब आप न्यूज़पेपर की शुरुआत करेंगे, आपको शुरुआत में टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको वो एरिया समझ में आ जाएंगे, वो टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे, जब आप खुद ही ये सीख जाएंगे कि हमें कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, उन टॉपिक्स को हमें हाईलाइट करना है और उन्हें रीड करना है। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे, डेली प्रैक्टिस में जब इस चीज को करने में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम क्या हो जाएगा, कम होते चले जाएगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज पे भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कमांड हो जाएगी। तो जब आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे डेली बेसिस पे, तो उसके साथ में आपको सेल्फ नोट्स भी प्रिपेयर करना है, डेट एंड टॉपिक को मेंशन करके कॉपी में। देखिए क्या होता है कि जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर तो डेली पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आज से 10 दिन पुराना कोई टॉपिक चर्चा में था और वो न्यूज़पेपर में आया था, और आपको ये लगता है कि वो टॉपिक हमारे एग्जाम में आ सकता है, या हमारे मॉक के अंदर भी आ सकता है, या हमारे एग्जाम टेस्ट पेपर में आ सकता है।
तो क्या आप वापस वो पुराने न्यूज़पेपर को देखेंगे निकाल करके कि कहां पर है वो हमारा न्यूज़पेपर? इसके लिए एक बढ़िया सा ऑप्शन ये होता है कि जो भी टॉपिक्स हमारे न्यूज़पेपर के अंदर आए हैं, उन टॉपिक्स को हमें रीड करने के साथ साथ हमें हमारी कॉपी में क्या करना है, सेल्फ नोट्स बना करके फ्लो चार्ट वाइज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरे न्यूज़पेपर को कॉपी करें अपने कॉपी के अंदर, आप फ्लो चार्ट बना करके भी आप उस टॉपिक को अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। जब आपको रिवीजन करना होगा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको पता है कि मैंने अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में मैंने इस टॉपिक को मेंशन किया है। तो जब भी आप न्यूज़पेपर रीड करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट करना है, उन्हें मेंशन करना है, और उससे जुड़े हुए जितना भी फैक्चुअल डेटा मेंशन किया गया है, आप उसे नोट करेंगे। इसके अलावा एक और चीज, न्यूज़पेपर रीडिंग करने के बाद आप यदि उससे जुड़े हुए टॉपिक के प्रेजेंट सिनेरियो से उसके पास्ट डेटा के बारे में यदि आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो लॉ प्रैप ट्यूटोरियल के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है रेगुलर बेसिस पे, मंडे टू सैटरडे रेगुलर बेसिस पे सुबह 7 बजे। देखिए कितना जल्दी, यानी बहुत फास्ट तरीके से सुबह 7 बजे। देखिए क्या होता है कि इसे हम मॉर्निंग न्यूज़पेपर कहते हैं। यदि आप कोई न्यूज़पेपर को सुबह जल्दी आप रीड कर रहे हैं और उसके बेसिस पर आपको उसका एनालिसिस मिल जाए विद क्विज, तो इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्रियंका मैम रेगुलर बेसिस पर मंडे टू सैटरडे न्यूज़पेपर एनालिसिस, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, इसके साथ में वीकली इंडियन एक्सप्रेस का सारे आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल एंड एक्सप्लेन सेक्शंस का भी एक एनालिसिस क्लास जो है इसे कंडक्ट किया जाता है। आप उसे भी एक बार देख सकते हैं, आपको उसे विजिट करना चाहिए, जिससे आपको काफी सारा डेटा, स्टैटिक डेटा आपको वहां पे जानने को मिलेगा। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो से, क्लास से भी आप रेगुलर आप अपने नोट्स को बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपका जीके का स्कोर क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर में वो चीज पढ़ेंगे तो वो करंट अपडेट आपको कवर कराएगा। लेकिन इस क्लास से जो रोजाना 7 AM पर कंडक्ट कराई जाती है, मंडे टू सैटरडे बाय प्रियंका मैम, इस क्लास को भी डेली बेसिस पर आप ऑब्जर्व करें रीडिंग न्यूज़पेपर के बाद, तो आपको बहुत सारी चीज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इस क्लास के बाद में आपको उससे रिलेटेड आपको क्या मिलेंगे, डेली क्विजेस मिलेंगे। तो उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। यानी आपने कोई टॉपिक न्यूज़पेपर में पढ़ा, रीड किया, और उसके बाद में आपने इस वीडियो को एनालिसिस किया, इस वीडियो को आपने ऑब्जर्व किया, मैम ने जितना भी आपको उसका स्टैटिक डेटा बताया, उसका प्रेजेंट सिनेरियो कवर करवाया, और उसी के एनालिसिस के बाद, उस क्लास के खत्म होने के बाद, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स न्यूज़पेपर के अंदर आए हैं उससे रिलेटेड उसके क्विजेस यदि हो जाए, तो ये हो गया आपका एक कंप्लीट, क्या, आपकी पूरी तैयारी उस दिन की कि भैया आज मुझे ये कंप्लीट अपडेट हो चुका है। यानी आज का पूरा मुझे नॉलेज हो चुका है रिलेटेड टू दी न्यूज़पेपर की क्या दुनिया में चल रहा है, और उससे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस हमें एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सकता है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद हमें न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने हैं, फ्लो चार्ट में बनाने हैं, फिर उसके बाद एनालिसिस आप देखें। फिर इसके अलावा जो दूसरा आपका काम होगा वो ये है कि क्लैड एक्सप्रेस लॉ प्रैप ट्यूटोरियल के द्वारा हर महीने आपको एक मंथली कंपाइलेशन दिया जाता है, आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप न्यूज़पेपर तो आप डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट टीम के द्वारा बहुत बेहतर तरीके का कंटेंट जो है आपको मंथली कंपाइलेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है क्लैड एक्सप्रेस मैगजीन, मंथली मैगजीन के द्वारा, जिसमें उस पूरे टॉपिक का डिटेल एनालिसिस विथ एमसीक्यूज इसके अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो
न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे और फिर उससे रिलेटेड एक मंथली कंपाइलेशन मिल जाए तो वाह क्या बात हो जाए। तो ये चीज आपकी प्रिपरेशन को और चार चांद लगा देती है ना। आप इसकी तैयारी करें, आप इसे पढ़ें, मैगजीन जो आपका मंथली कंपाइलेशन है आप उसको कवर करें। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएगा वो होता है कि आपने जो चीज पढ़ी है, आपने जो चीज रीड की है, आपने जीके के अंदर जितनी भी सारी चीजें कवर की हैं, वो कैसे पता चलेगा कि हमारे इसका कंक्लूजन क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके लिए फिर आपको एक मॉक जो है वो देना होगा, अल्टरनेटिव मॉक प्रैक्टिस आपको करनी होगी, जिसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस अपग्रेड हो रही है, परफॉर्मेंस में सुधार आ रहा है। तो मॉक देना है, मॉक प्रैक्टिस करना है, और मॉक प्रैक्टिस करने के बाद इस तरीके से मॉक प्रैक्टिस होती है। लॉ प्रैप ट्यूटोरियल के द्वारा ये मॉक कंडक्ट कराए जाते हैं एवरी संडे, और आगे चल करके वीक में 2 मॉक कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इस मॉक को देने के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, एनालिसिस प्रैक्टिस करनी है। और मॉक एनालिसिस कैसे करेंगे आप? मॉक देने के बाद मॉक के हाल पे ना छोड़ा जाए। देखिए सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स के द्वारा क्या होती है, मॉक दिया और मॉक को छोड़ दिया उसके हाल पे। हम मॉक्स देने के बाद या किसी भी एग्जाम को देने के बाद यदि उसका प्रॉपरली एनालिसिस करें कि हमसे क्या गलती हुई है पिछले एग्जाम में, ताकि हम अगले मॉक एग्जाम में, मॉक प्रैक्टिस में हम उस तरीके की गलतियां ना रिपीट करें, उसके लिए आपको पिछले मॉक का एनालिसिस करना होगा। अब उसका एनालिसिस कैसे करेंगे कि वो क्वेश्चन जो आपने टिक किए हैं या वो क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं और वो आपके सही हैं। दूसरा, वो मॉक के क्वेश्चंस जिनको आपने अटेम्प्ट किए और वो गलत हो गए आपसे, तो ये आपको एनालिसिस करना है कि ये क्वेश्चंस मुझसे गलत क्यों हुआ। उसको एनालिसिस करेंगे और उन्हें वापस से रिकॉल करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि आप अगली बार जब वो क्वेश्चन रिपीट हो, अगली बार जब वो क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो, तब वो क्वेश्चंस आपसे सही लगे। तीसरा, ये सारी चीजों को आप फिल करिए मॉक डायरी के अंदर। मॉक डायरी आपको प्रोवाइड की जाती है, मॉक डायरी बनाइए, उसका एनालिसिस करिए कि हमसे क्या गलतियां हुई हैं। तीसरे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जिनको आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो मॉक एनालिसिस के अंदर आपको ये जानना है कि वो क्वेश्चंस जो हमने अटेम्प्ट नहीं किए तो वो क्यों नहीं किए। आप उन पैटर्न्स को समझिए, उन क्वेश्चंस को समझिए और उसकी प्रैक्टिस करिए और उनका रिवीजन करिए। यदि आप रेगुलर बेसिस पर ये सारी चीजें कर रहे हैं, यानी यदि आपने सारे प्रीवियस ईयर्स के मॉक को, सारे एग्जाम्स को प्रिपेयर किया है, आपने पैटर्न समझ लिया, स्ट्रैटेजी समझ ली है, फिर मैंने आपको उसके बाद में बताया कि जीके के अंदर आप स्कोर को कैसे हाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। 28 to 30 जो क्वेश्चंस का एक सेक्शन है, उसके अंदर आप 25 प्लस 26 मार्क्स, 27 मार्क्स, फुल मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हैं। तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी कि आपको क्या देखना है कि एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट रही है। तो रिक्वायरमेंट कैसे पता चलेगी? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से। फिर हमारी अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो मैंने कहा कि बेसिक स्टेप जो है वो है डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर को रीड करना। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन आपको ये समझना है कि हमारे एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या रही है। बहुत सारे पेजेस होते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, मैंने आपको एरिया बताया कि वो कौन से एरियाज हैं जिनको हमें फोकस करने की जरूरत है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद न्यूज़पेपर से आपको डेली बेसिस पर, आर्टिकल के बेसिस पे आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। फिर यदि आपको उसका स्टैटिक डेटा जानना है, आपको एनालिसिस करना है, तो आप रेगुलर बेसिस पे क्या देखें, आप द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखें। मंडे टू सैटरडे प्रियंका मैम ऑब्जर्व कराती हैं, है ना, एनालिसिस कराती हैं, और रिलेटेड टू द क्विज, है ना, जो भी आर्टिकल कवर किए गए हैं उससे रिलेटेड आपके क्विज,
और फिर उसके बाद आपकी मंथली मैगजीन जिसको आपको प्रिपेयर करना है। और यदि आपको ये देखना है कि हमारे मार्क्स में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है तो आप अपनी प्रैक्टिस, मॉक प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। इसके अलावा जो चौथी स्टेप मैंने आपको बताई कि मॉक देने के बाद मॉक को उसके हाल पे ना छोड़ें और मॉक का आप क्या करें, एनालिसिस करें प्रॉपरली इस तरीके से। यदि आप ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो गारंटी है क्यों नहीं अचीव होंगे आपके हर सेक्शंस में। पर्टिकुलर में जीके की ही बात नहीं करूंगा, मैं हर सेक्शंस की मैं बात करूंगा कि क्यों इंप्रूव नहीं होंगे मार्क्स। एंड ये एग्जाम आपका ओवरऑल क्या करता है, परफॉर्मेंस को शो करता है। इसमें जीके का वेटेज, आरसी के वेटेज की बात करें, लीगल की बात करें, एलआर की बात करें, सीआर की बात करें, हम मैथ्स की बात करें, ये एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है जिसमें आप अपना परफॉर्मेंस अपग्रेड करके, इंप्रूव करके आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। रही बात जीके की, तो जीके को लेकर के हमने स्ट्रैटेजी को आज समझा। उम्मीद करता हूं आज का ये स्ट्रैटेजी प्लान आपके बहुत काम आएगा और अगले 8 महीने में, 8 मंथ्स में किस तरीके से हमें ये स्कोर को अचीव करना है। यदि आप इसे रेगुलर बेसिस पे फॉलो करेंगे तो गारंटी है बहुत अच्छे तरीके से आपके स्कोर जीके सेक्शंस के अंदर अचीव होंगे। तो ये था स्ट्रैटेजी प्लान जो आज आपको बताना था। उम्मीद करता हूं आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।